आप सभी का स्वागत करती हूँ। मुझे बेहद खुशी है कि आज हमारे साथ देश के मशहूर गीतकार शायर इरशाद कामिल मौजूद हैं। हिंदी सिनेमा की कई सफल फिल्म जब वी मेट, लव आजकल, रॉकस्टार, आशिकी 2 एटसेट्रा जैसी फिल्मों के लिए इरशाद जी के लिखे गीत बेहद मशहूर हैं। उनके गीतों के लिए उन्हें आईफा और 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड से और लगभग सभी बॉलीवुड अवार्ड नवाजा गया है। आज हम इरशाद जी से गीत, कविताओं और उनके जीवन के सफ़र पर बातें करेंगे। उनसे बातचीत करेंगे मिसेस ललिता गोइंका। आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके ही शब्दों में स्वैग से करेंगे आपका स्वागत। बहुत बहुत स्वागत आपका। इरशाद भाई आज फिल्म जगत के बहुत ही जाने माने गीतकार हैं। बबीता ने कुछ अवार्ड्स का बताया, मैं थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगी। 3 बार इनको फिल्म फेयर अवार्ड मिला है, 2 बार जी सिने अवार्ड्स, 12 बार रेडियो मिर्ची अवार्ड, साहिर लुधियानी पुरस्कार, शैलेंद्र अवार्ड, इंडियन म्यूजिक अवार्ड्स, आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स, एंड आईफा अवार्ड, स्टार स्क्रीन अवार्ड, जीमा अवार्ड, कुल मिलाकर लगभग 40 अवार्ड के विजेता हैं ये। बिफोर वी स्टार्ट विद द कॉन्वर्सेशन, मैं थोड़े से कुछ इनके फेमस फिल्म और इनके गानों के बारे में बताती हूँ। इनके फेमस गीत हैं कुन पाया कुन फ्रॉम रॉकस्टार, आज दिन चढ़िया, नादा परिंदे घर आजा, जग घूमिया थारे जैसा न कोई, यारा तेरे सदके इश्क सिखा, तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, ये दूरियां इन राहों की दूरियां, ना है ये पाना ना खोना ही है तुमसे ही फ्रॉम जब भी मैं, मौजा ही मौजा, नगाड़ा नगाड़ा, साडा हक, दिल दिया गल्ला करांगे नाल नाल बैठे, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। भागे रे मन कहीं, आओगे जब तुम ओ साजना, अंगना फूल खिलेंगे, मन सात समंदर डोल गया जब तू आंखों से बोल गया, चोर बाजारी 2 नैनों की पहले थी आदत जो हट गई। इन सब के बारे में डिटेल में हम करेंगे अभी बात। भीगी हुई सी कोई शाम वो, चमेली का टाइटल सॉन्ग, हवाएं फ्रॉम जब हैरी मेट सेजल। सो इतनी फेमस मूवीज इनके जीवन में 3 पड़ाव रहे हैं, चमेली, जब वी मेट एंड रॉकस्टार, मेनली टू नेम दीज, एंड और बहुत सारी पिक्चर हैं जिनके बारे में भी हम बात करेंगे। सो इरशाद भाई, टू स्टार्ट विथ टू टेल द ऑडियंस, आप पंजाब से हैं और आप मलेरकोटला के गांव से आप बिलोंग करते हैं एंड आप 2001 में मुंबई शिफ्ट हुए। थोड़ा सा आपके गांव के बारे में, आपकी वहाँ की जिंदगी। आप सभी ज़हीन लोगों को मेरा आदाब, बेहतरीन लोगों को मेरा आदाब। और आज की शाम की शुरुआत, जैसा कि मुझे कहा गया है कि मैं अपनी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन के साथ करूं कि कैसे, ये मैंने कहा कि कैसे शुरुआत हुई। पंजाब में एक बहुत ही छोटा सा कस्बा है मलेरकोटला नाम से, जो लुधियाना के पास है, और लुधियाना एक दूसरा कस्बा है नाभा, इन दोनों के बीच में मलेरकोटला है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लुधियाना से साहिर लुधियानवी थे और नाभा से आनंद बख्शी साहब थे। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है आपको कहीं ना कहीं मलेरकोटला के किसी लड़के में मिल सकता है। We are lucky to have that. तो वो एक मलेरकोटला से कैसे मलेरकोटला एक ऐसी ख़ास जगह है जहाँ आज के ज़माने में भी और आज से 20 सैकड़ों 50 साल पहले के ज़माने से भी तीनों चारों तहजीबें बड़ी मोहब्बत से रहती हैं। वहाँ हिंदू भी हैं, वहाँ मुस्लिम भी हैं, वहाँ सिख भी हैं और वहाँ ईसाई भी हैं। और वो इकलौती ऐसी जगह है जहाँ पार्टीशन के टाइम भी एक कतरा खून नहीं बहा। अब कितनी मोहब्बत होगी उस मिट्टी में, कैसा वहाँ पे एक सूफियाना कह लीजिए एक अंदाज होगा, वो सब कुछ वहाँ कह लीजिए मिला।
एक लड़के को, और उस लड़के ने सोचा कि मैं लिटरेचर के साथ मेरा कुछ ताल्लुक़ है, तो क्यों ना मैं कुछ लिटरेचर में कर लूँ। लिटरेचर में वो पोस्ट ग्रेजुएशन करने लगा। पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद फिर उसने जर्नलिज़म कर लिया, पीएचडी कर ली। पीएचडी करने के बाद उसको ये सोचा उसने कि अब ये तो हो गया, पढ़ाई तो हो गई, अब करना क्या है ज़िंदगी में। अब ज़िंदगी में करना क्या है, तो घर एक बड़ा प्रेशर होता है। आज से मुझे तकरीबन कह लीजिए 15-16 साल हो गए बम्बई में अभी। आज से 15 साल पहले तक बहुत बड़ा प्रेशर होता था कि अच्छा पढ़ाई कर ली यार, जॉब नहीं मिली तो तुम्हारे वो लुधियाना वाले ताऊ जी क्या कहेंगे, वो पटियाला वाली बुआ क्या बोलेगी यार कि लड़का इतना पढ़ लिया है फिर भी नौकरी नहीं मिली है। हाँ, वो दिल्ली वाले मौसा जी तो कहेंगे मेरे पास भेज दो, मैं उनको नौकरी दिलवा देता हूँ यहाँ कहीं रेलवे में। तो इस तरह की बातों से बचने के लिए मेरे पास कोई तरीका नहीं था, यकीन मानिए, और तरीका ऊपर वाले ने मेरे पास भेज दिया। मैं हॉस्टल में पढ़ा हूँ, चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में लंच कर रहा था, एक दोस्त के साथ बैठा हुआ। उसने मुझे कहा कि यार ट्रिब्यून में ना कुछ वॉक इन इंटरव्यूज़ निकले हैं, जॉब्स, तो आप क्यों ना, मेरे पास मोटरसाइकिल होता था, कि तू मुझे मोटरसाइकिल पे छोड़ा, वहाँ पे बड़ी धूप है, यही कोई मई जून का महीना था। तो मैं उसको छोड़ने के लिए गया, तो मैंने देखा वहाँ पे नोटिस पे लिखा हुआ था कि 20 मिनट का कोई ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट है, उसके बाद इंटरव्यू है। तो जब मैं वहाँ पहुँच गया, यूनिवर्सिटी से ट्रिब्यून काफ़ी दूर था, टुवर्ड्स आउटर साइड ऑफ द चंडीगढ़, तो मैंने कहा अब यहाँ लौटूंगा वापस। तो उसने कहा 20 मिनट की बात है यार, अभी नहीं पास हुआ तो 20 मिनट में ही लौटना पड़ेगा ना, तो रुक जा तू 20 मिनट, गन्ने का जूस पी यहाँ पे, है ना। तो आप भी बैठ गए? तो मैं भी वहीं बैठ गया और 20 मिनट का जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट था वो दिया, तो वो फ्लॉप हो गया और मैं पास हो गया। तो वो बेचारा फेल हुआ और मैं पास हुआ, वो जॉब मुझे मिल गई। तो वो जो दिल्ली वाले मौसा जी और वो पटियाले वाली बुआ जी और लुधियाने वाली फूफी जी थी, वो सबकी जिसे कहते हैं उनको सबको दिखा दिया कि लीजिए जॉब भी मिल गई। और अचानक एक दिन जॉब छोड़ के बॉम्बे चला गया। तो ये मेरा सफ़र रहा। और वो कहते हैं ना कि अपनी अपनी राह पे चल रहा है हर बशर, कौन किससे क्या कहे, कौन किस मंजिल पे है। सर, ये तो आपका हुआ मुंबई जाने तक का सफ़र, पर आपके अंदर पोएट्री शुरू से ब्लड में थी, वो आप में नेचुरली आती है। आप कुछ 7-8 साल के थे तब भी आपने कुछ लिखा था, जब आप किसी शब्द का शायद मायने भी नहीं जानते थे आप उसके। तो आप शुरू से ही करते थे पोएट्री का। जैसे मैंने कहा मलेरकोटला में है कुछ वो वैसी कुछ मिट्टी में है। मज़े का एक बहुत छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ मैं आपको। कॉलेज के बाहर हमारे चाय की दुकान हुआ करती थी और हम अक्सर चाय की दुकान वहाँ पीने चले जाते थे। तो एक दिन मेरा थोड़ा सा ऐसे ही मूड ठीक नहीं था, मैं उस चाय की दुकान पे चला गया। तो वो सरदार जी थे जो चाय बनाते थे, उसने मुझे देखा। तो वो वही उम्र थी, मतलब वो 17-18 साल की। तो उसको लगा कि अभी किसी को इसने प्रपोज किया होगा और उसने मना कर दिया होगा, और ये मुंह लटका के अब ये शराब खाने में तो इस उम्र में जा नहीं सकता, चाय पीने के लिए आ गया है। तो मुझे देख के कहता तुम प्यार पे गुस्सा करते हो, ये गुस्सा हमको प्यारा है, यही अदा तो कातिल है वो जिसने हमको मारा है। तुमने ये क्यों नहीं बोला उसको? मतलब अजम्पशंस। तो वो मेरे कहने का मतलब ऐसी जगह है, ऐसी एक आबो हवा ऐसी है, खुशबू ऐसी है कि वहाँ संगीत हो, शायरी हो, सूफीज़म हो, ये 3 चीज़ें उसकी मिट्टी में घुली मिली हुई हैं। पंजाबियत का रंग घुला हुआ है, वो एक जिंदा दिली घुली है उस मिट्टी के अंदर, जो एक्चुअली आप पंजाब के संगीत में पाएंगी। तो वो शुरू से ही मेरे अंदर भी मौजूद थी और लिखना शुरू हुआ, बड़ी देर पहले से लिखना शुरू हुआ। जैसे मेरे जिस बात का इन्होंने जिक्र किया है, ये तब की बात है, मैं तकरीबन होऊंगा कोई 8-10 साल का। तो मैंने ऐसे ही कुछ, मेरी बड़ी बहन होती थी, वो मैथ मुझसे करवाती थी, तो पढ़ाती थी और मारती ज़्यादा थी, मैथ कम पढ़ाती थी मुझे। तो उसने कुछ मुझे सवाल दिए, तो मैं हल करता करता मेरा ध्यान कहीं भटक गया और कॉपी के पीछे मैंने लिखने लग गया। मैं मेरे बाबुल मैं रात को नहीं आऊँगी, तेरी गलियाँ बहुत हैं सूनी, मैं तो आते आते घबराऊँगी। तो उसने कॉपी छीनी और पढ़ा। उसने कहा ये क्या है?
मैंने कहा पता नहीं, मेरे ध्यान में आया, मैंने लिख दिया। तो कहती तुझे पता भी है बाबुल का मतलब क्या होता है? मैंने कहा नहीं मुझे तो नहीं पता, वो गाना चलता है ना बाबुल प्यारे, तो कोई प्यारा ही होता होगा उसका मतलब भी। ये तब की बात है जब ये सिर्फ 7-8 साल के थे। तो ये एक कह लीजिए वो मुझे मतलब शुरू से ही एक बेंट ऑफ माइंड। अब जिस बच्चे का नाम रेडियो के गाने सुनते हुए उसकी माँ ने रखा हो कि ऑल इंडिया रेडियो पे प्रोग्राम चलता है तामिल इरशाद, बड़ा अच्छा सुनने में लगता है, तो इरशाद ही नाम रख देते हैं इसका। तो उसका तो एक जाती जिम्मेदारी बन जाती है गाने लिखना उसने। फिर कामिल कैसे ऐड हुआ सर आपके नाम में? कामिल असल में इरशाद मेरा शुरू में नाम था, तो मुझे लगता था क्लास में जब रोल कॉल होती है, टीचर्स लेती हैं, तो इरशाद मैं यस मैम बोलता था, उससे पहले ही दूसरे का नाम आ जाता था। तो मैंने कहा ये तो बड़ा ही छोटा नाम है यार। मतलब इतना छोटा नाम, मैं मतलब यस मैम भी नहीं बोल पाता, दूसरे का नाम ले आ जाता है वहाँ पे। तो मैंने अपनी माँ से बोला कि ऐसा करते हैं, इसको कुछ करो तुम, थोड़ा सा नाम बड़ा कर दो मेरा। और लिटरली मैं और मेरी माँ डिक्शनरी लेके बैठे और फिर हमने ढूंढा कि तुम्हारे नाम के साथ तुम्हारा कंप्लीट नाम इरशाद कामिल रखती है, तो इरशाद कामिल आज से तुम्हारा नाम हुआ। तो कामिल का वैसे भी मैं आपको बता दूं मुकम्मल मीनिंग होता है, कामिल मीन्स कंप्लीट। जी जी। इरशाद कामिल मीन्स पूरी बात। सर आप जब ये आपके बचपन के बाद जब आपके कॉलेज के दिन थे, तब आप लव लेटर्स लिखने के लिए बहुत फेमस थे। मैं अब भी हूँ। अच्छा। आपने बहुत दोस्तों के लव लेटर्स लिखे हैं। कोई एक तो कोई आपको वाकया याद है जो कभी कुछ इंटरेस्टिंग सा रहा होगा उन दिनों का? जी वाकया तो बहुत सारे हैं आप मतलब उन दिनों के। और वो होता क्या था कि मेरी थोड़ी हैंड राइटिंग ठीक थी, अच्छी थी हैंड राइटिंग बनिस्बत, ऐसा नहीं कि बहुत अच्छी थी, बनिस्बत बाकी जो मेरे दोस्त थे जो 6-7। अब हम बॉयज़ स्कूल से कोएड कॉलेज में +1 +2 टाइप में गए थे। तो जैसे ही हम गए तो आपको पता है वो बड़ा 15-16 साल के लड़के, और वो पहली बार उस कोएड में जाना, तो थोड़ा सा हर एक का सोलर प्लेक्स हिल जाता है थोड़ा सा। तो हम सब का भी सोलर प्लेक्स थोड़ा सा हिल गया था। तो एक एक लड़के को 2-2 3-3 लड़कियों से प्यार हो गया, वो भी सच्चा। अब वो सारे के सारे लव लेटर लिखवाने के लिए, क्योंकि मेरी हैंड राइटिंग अच्छी थी और थोड़ा सा शुरू से कमांड थी मेरी ज़बान पे, मेरे पास आ जाते थे। अब मैं लिख देता था लव लेटर। अब लव लेटर कैसे इम्प्रेस किया जाए, लड़की को इम्प्रेस करना है कोई छोटी बात तो है नहीं, मतलब ये हिंदुस्तान चलाने से ज़्यादा जिम्मेदारी वाला काम है। तो मैं फिर उस दौर में थोड़ा पोइट्री की तरफ और मेरा रुझान हुआ, और कि अच्छा कोई शेर लिखूंगा तो शायद उसको लगे कि अरे यार ये तो बड़ा पढ़ा लिखा लड़का लगता है जो भी लेटर देगा, है ना। तो वो 5-7 जो लड़के थे, तो मैंने कुछ शेर याद कर लिए थे। जैसे बशीर बदर साहब का एक शेर मैं बड़ा लिखता था उन दिनों के, देखा नहीं अच्छा बुरा सोचा नहीं अच्छा बुरा, देखा सुना कुछ भी नहीं, मांगा खुदा से रात दिन तेरे सिवा कुछ भी नहीं, जिस पर हमारी आंख ने मोती बिछाए रात भर, भेजा तुझे कागज वही हमने लिखा कुछ भी नहीं। वाह वाह। तो ये मैं अब ये भी शेर मैंने 6-7 दोस्त थे, अब 6 बार लिख दिया। अब उनका नहीं कुछ काम हुआ तो फिर आ गए, नहीं अभी वो कैंसिल है, जो एग्जाम्पल के तौर पे अभी वो मीनाक्षी को मैंने कैंसिल कर दिया है यार, अभी तो पूनम के बारे में लेटर लिख दे एक। तो अब फिर मैंने एक गजल बना ली कि जब से बस में नहीं है जज्बात पूनम, दे दो तुम हाथों में अपना हाथ पूनम, ऐसा करके मैंने एक गजल बना ली। अब वो जब भी आते थे तो मैं लड़की का नाम बदल देता था पीछे से। तो ये मतलब पीछे हाँ भाई तुम्हारा तुम पूनम को देना है तो पीछे से पूनम लिख दिया। आप किसी ने दूसरे को स्नेहा को देना है तो आपने पीछे जब से बस में नहीं है जज्बात स्नेहा, तो वैसे करके उसको पूरा कर दिया। सर आपके अम्मी अब्बू क्या चाहते थे आप उनको लगता था कि आप लिरिसिस्ट बनेंगे तो आपको भेजना चाहते थे बॉम्बे, की आपका खुद का फैसला था
कि आपको कब लगने लगा कि नहीं, मुझे पत्रकारिता नहीं जम रही है, मुझे जाना है बॉम्बे या मुझे पोएट्री करनी है? ये मैं आपको बताऊं, कोई बहुत, अगर आप रेशो देखें तो रेशो आपको पता चलेगी 10 में से तकरीबन 7 बच्चे ऐसे होते हैं जो उनके माँ बाप चाह रहे होते हैं वो नहीं बनते, और जो 3 बच्चे होते हैं जो बन जाते हैं वो बहुत ही शरीफ बच्चे होते हैं। तो मैं भी उन 7 बच्चों में से एक था। मुझे बना, शुरू में उन्होंने मुझे इंजीनियर बनाना चाहा, मैंने साइंस पढ़ी इनिशियली, +1 +2 साइंस के साथ किया। अब इंजीनियर नहीं बना तो उन्होंने कहा अच्छा इंजीनियर नहीं बनते तो बैंक में आजकल हिंदी का बड़ा बोलबाला है, हिंदी ऑफिसर लग रहे हैं, तो तुम हिंदी में ऑनर्स करो ग्रेजुएशन में, फिर MA करना, फिर उसके बाद तुम्हें बैंक में जॉब मिल जाएगी। मैंने कहा ठीक है जी। मैं हिंदी, क्योंकि मेरा लिटरेचर एक शौक था, तो मैंने शुरू कर दिया। अब ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने कहा बैंक के कागज भर दे, मैंने NSD का फॉर्म भर दिया। अब मैं जाता था बैंक के पेपर देने के लिए, वहाँ जैसे हमारा छोटा सा मलेरकोटला छोटी जगह है, किसी बड़े सेंटर पे जनरली पेपर होते हैं, ये जो कंपटीशन के पेपर होते हैं, तो लुधियाना या चंडीगढ़, तो मैं चला जाता था और वहाँ से फिर पिक्चर देख के वापस आ जाता था और बोल देता था कि बड़ा अच्छा एग्ज़ाम हुआ। अगर पिक्चर ख़राब होती थी तो बोल देता था बड़ा ख़राब एग्ज़ाम हुआ मेरा था। तो वो अल्टीमेटली लिटरेचर से जुड़ाव लगातार बढ़ता गया, लगातार लिखता गया। मैं आपको उस ज़माने की एक कविता सुनाता हूँ हिंदी की, आपको अच्छा लगेगा सुन के। इसका नाम बेरियां नाम से एक मेरी उन दिनों की कविता है जब मैं MA कर रहा था, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था पंजाब यूनिवर्सिटी में। माएँ बेरियां जंगल की, हर एक जंगल कहाँ जानता है बेरियों के महत्व को। माएँ बेरियां जंगल की, हर एक जंगल कहाँ जानता है बेरियों के महत्व को। बेरियां होना चाहती हैं गांव की पगडंडियों की, तने पर पटके जाएं बस्ते तख्तियाँ, मैली किताबों के थैले, उछलें छोटे छोटे पत्थर, मई और जून की टिकी हवा में बेरियां देंगी बेरों से भी ज्यादा स्मृतियों के ढेर। पत्नियां बेरियां पिछवाड़े की, पत्नियां बेरियां पिछवाड़े की, घर के मालिकों का जितना हक होता है बेरियों पर, उतना हक कभी नहीं समझती अपना घर पर, फिर भी फैलाती हैं जड़ें घर की नींव तक। कभी हवा के झोंके से गिराती हैं बेर, सभी घर वालों को कहाँ पसंद आते हैं पिछवाड़े की बेरी के बेर। बहने बेरियां आंगन की, आसपास बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बेरियों के चारों ओर चाहिए बाड़। बेरियां जब हो जाती हैं दीवारों से ऊंची तो झुक जाती हैं किसी दूसरे आंगन में, बेर भी हो जाते हैं उसी आंगन के, तना भी हो जाता है, जड़ें रह जाती हैं केवल इस आंगन की। टू गुड, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर। बेरियों में बेर भी होते हैं कांटे भी, बेरियां बेर देती हैं अक्सर, कांटे रखती हैं अपने पास। बेरियां पीपल नहीं होती, बेरियां बेरियां होती हैं। बेरियां पूजा नहीं मांगती, बेरियां प्रेम मांगती हैं, और बेरियां देती हैं बेर। वाह वाह, बहुत खूब। तो ये उन दिनों की कविता है। उन दिनों लिखना शुरू हो गया था, और लिखने का शुरू हो गया था इन द सेंस उस तरह का लिखना शुरू हो गया था। मैंने आपको जिस तरह से एक एग्जांपल दिया भी, उस तरह का लिखना शुरू हो गया था जिस तरह का एक आप उतने नए भी नहीं रहते लिखने में, और उतने पुख्ता भी नहीं हुए होते जो बिल्कुल एक पक्के वाला जोन होता है। तो थोड़ा ज़्यादा जवानी में आदमी थोड़ा इस तरह की फ्रस्ट्रेशन होती है कि मैं करना कुछ और चाह रहा हूँ, बनना कुछ और चाह रहा हूँ, मुझसे करवाया कुछ और जा रहा है, मुझे समझाया कुछ और जा रहा है, मुझे समझ कुछ और आ रहा है अपनी ज़िंदगी। वो इसीलिए मैंने शायद रॉकस्टार में कहा भी था ये बात कि वो इको फ्रेंडली नेचर के रक्षक मैं भी हूँ नेचर। वो कहीं ना कहीं आपके अंदर पड़ी रहती हैं बातें। जैसे उन्हीं दिनों की एक नज़म नुमा चीज़ थी कि जब लगता था कि यार
मैंने जो करना है करना है, कुछ नहीं हुआ तो लाइफ में तो नहीं हुआ ना, इतना क्या है। मतलब जिंदगी में बड़ा आदमी बनना ही क्यों ज़रूरी है, जिंदगी को भरपूर जीना क्यों ज़रूरी नहीं है। जी वाह सर, आपके इसी ख्याल के साथ फिर आपने हिंदी में पीएचडी की तो आपको डॉक्टर की उपाधि भी मिली। तो जो माँ बाप बोलते थे कि डॉक्टर या इंजीनियर बने, तो आप डॉक्टर बन गए थे ऑफिशियली। वो तो मैंने इसलिए बोल ली थी उनको ये बताने के लिए कि देखो इसके बाद क्लासेस खत्म हो गई हैं, अब मुझे बॉम्बे जाने दो। तो जब आपने फर्स्ट टाइम बोला कि आपको बॉम्बे जाना है, जब आपने डिसाइड किया कि वहीं शायद आपका फ्यूचर है, क्या रिएक्शन था घर में लोगों का, किसने आपको सपोर्ट किया? मेरी माँ थी, जिनको हर एक माँ को उसका बेटा खासकर बहुत सही लगता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। माँ का दूसरा प्यार उसका बेटा होता है और बेटे का पहला प्यार उसकी माँ होती है। और बाप के लिए बेटियां होती है सर, सेम थिंग। हाँ, बाप के लिए बेटियां होती हैं, बिल्कुल उसी तरह से। तो माँ, जब मैंने ये नौकरी भी, मैंने नौकरी मिल गई, अचानक से मिली थी नौकरी, तो अचानक से मिली हुई चीज़ों को अचानक ही छोड़ना चाहिए, मैंने अचानक छोड़ दी। तो मेरी माँ, आज से 15-16 साल पहले की बात बता रहा हूँ कि मैं उन दिनों ये मोबाइल तो थे नहीं, 15, ये तो अभी आए हैं तकरीबन पिछले 10-1 साल से। तो मेरी माँ ने घर से फ़ोन किया, वो अक्सर मुझे हफ्ते में एक आधी बार कर देती थी मालेरकोटला से चंडीगढ़, और बेटा कैसे हो, जैसा कि माँ अक्सर पूछती है, खाना खा लिया था। तो उसने भी शायद दोपहर को यही पूछने के लिए फ़ोन किया होगा कि खाना खा लिया था। तो उसने फ़ोन किया तो सामने से उन्होंने बोला, वो तो, उसने कहा आप फ़ोन करके इरशाद से बात करवा दीजिए। ऐसा ही वो बोलती थी, तो बिना कुछ बोले वो जो कोई भी सामने फ़ोन पड़ा होता था, जो वो फ़ोन दे देता था। तो इस बार उसको मेरी आवाज़ दोबारा सुनने की बजाय आगे से जवाब आया कि इरशाद तो नौकरी छोड़ गया। कहती अच्छा, हाँ कब? कहता वो तो हो गए 3-4 दिन, जॉब छोड़ गया वो तो। चलिए, अब इस बात से घर में हुआ हंगामा। अब घर में हंगामा हुआ, वो ही थी जिसने कहा कि इसने नौकरी छोड़ी है ना, कुछ सोच के छोड़ी होगी, इतना तो बेवकूफ़ नहीं है ये। तो सर फिर आप 2001 में आप बॉम्बे चले गए। आपका फर्स्ट ब्रेक आपको मिला चमेली से 2004 में। और लेकिन आपने शायद गाने लिखे थे सबसे पहले सोचा न था मूवी के लिए। तो चमेली के सारे गाने हिट हुए, तो वो आई थिंक सॉर्ट ऑफ इट वाज लाइक इट बिकेम लाइक विजिटिंग कार्ड फॉर योर माइलस्टोन फॉर योर लाइफ। तो कुछ चमेली के बारे में, वो कैसे आपको वो पिक्चर मिली, आप कैसे किसके कांटेक्ट में आए, किसने आपको बोला कि हाँ, किसको विश्वास था कि हाँ मैं इनसे गाने लिखवाऊंगा तो अच्छे होंगे? वो संदेश शांडिल्य थे। ये भी बड़ा कमाल के किस्से हैं मेरी ज़िंदगी, मतलब ज़िंदगी में कमाल के किस्से होते रहें तो अच्छी ज़िंदगी हो ही जाती है इंसान की, मुझे लगता है ऐसा ही। तो मेरे एक दोस्त थे बीच में, उन्होंने मुझे कहा कि यार मैं एक म्यूज़िक डायरेक्टर को जानता हूँ, आप उनसे मिल लो। तो मैंने कहा नहीं यार, मैं बड़ा थोड़ा सा अपने हुनर को लेके पक्का इंसान था। जैसा मैंने कहा कि कुछ बड़ा आदमी बनना कोई बहुत ज़रूरी नहीं है, भरपूर ज़िंदगी जीना ज़रूरी है। तो मैं जब चला था मुंबई के लिए, तो मैं ये सोच के चला था, कुछ ना हुए तो ना सही, कुछ ना बने तो ना सही, कुछ ना मिले तो ना सही, कुछ ना रहे तो ना सही, मेरी सोच ने तेरे हुस्न के 16 श्रृंगार कर दिए, अब मुझसे रूठ के सनम तू ना सजे तो ना सही। जी बहुत खूब, बहुत सुंदर। तो इस एटीट्यूड का इंसान था मैं वो हूं जिसके खून में खुददारी और जिद भी बहे, मेरे साथ चल मेरी शर्त पर, चल ना सके तो ना सही। इस एटीट्यूड में मैं मिलने नहीं गया। मैंने कहा छोड़ यार, वो मैं मिलूंगा, वो बोलेंगे अच्छा मिलते रहना। बम्बई में आप किसी से मिलो तो वो कहते हैं मिलते रहना, इसका मतलब ये होता है दोबारा मत आना मेरे पास। तो मैंने कहा वो बोलेगा मिलते रहना और मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो मैंने कहा वो जो राइटर है ना वो थोड़ा हर्ट हो जाएगा, मैं थोड़ा सेंसिटिव किस्म का इंसान हूँ यार। तो उसने कहा नहीं वो अच्छा लड़का है यार, तुम मिलो तो सही। तो मैंने कहा मिल लेता हूँ। जब उसने काफ़ी प्रेशराइज किया, मैं मिलने चला गया। संदेश शांडिल्य थे, तो संदेश शांडिल्य ने कहा आइए। मैंने कहा हाँ, मैं इरशाद कामिल। अरे हाँ, तो आप क्या करते हैं? मैंने कहा आपको बताया होगा, वो लड़के का मैंने नाम लिया, लिखता हूँ। अच्छा सुनाइए कुछ।
मैंने कहा लीजिए। आप यकीन मानिए मैं तकरीबन 45-50 मिनट उसको गज़ल पे गज़ल, गज़ल पे गज़ल, नज़म गज़ल, नज़म गज़ल सुनाता ही रहा और वो देखता रहा मुझे इस तरह से जी। 45-50 मिनट मैं उसको सुनाता रहा। उसके बाद उसने कहा हम काम करेंगे। वाह। मैंने कहा ठीक है। अब उसके बाद सुनिए थोड़ा बात के वो काम करेंगे उसने तो बोल दिया। अब मुझे लगा कि ये भी वैसी बात है यार, मिलते रहो है ना। तो लेकिन सच में हफ्ते 10 दिन के बाद मुझे फ़ोन आया मेरे लैंडलाइन पे। मैंने फ़ोन उठाया, उसने कहा इरशाद। मैंने कहा हाँ। संदेश बोल रहा हूँ यार, संदेश शांडिल्य। मैंने कहा यस यस बोलिए सर। अरे यार तुमने वो सुनाया था एक मुझे, वो क्या था कि धूप का एक, हाँ मैंने उनको दोबारा सुनाया। मैंने कहा मैं सुनाता हूँ आपको। धूप का एक टुकड़ा रहता है इन पलकों की छाँव में, धूप का एक टुकड़ा रहता है इन पलकों की छाँव में, अच्छा खासा शहर बसा है एक ऐसे गाँव में। वाह वाह। तो उसका हाँ 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 बस ठीक है, फ़ोन रख दिया। मैंने कहा चलो ऐसा भी होता होगा, मैंने रख दिया। बात समझ नहीं आई मुझे। अब फिर 3-4 दिन के बाद उन्होंने फिर मुझे फ़ोन किया कि इरशाद मैं संदेश शांडिल्य बोल रहा हूँ। मैंने कहा हाँ हाँ बोलिए बोलिए सर। अरे यार वो क्या था कि एक तूने वो उस दिन सुनाया था ना मुझे कि, मैंने कहा कौन सा? वो कुछ ऐसा था मेरे ध्यान में नहीं आ रहा कि वो जो बेखौफ मोहब्बत कुछ मतलब ऐसा था कि उसमें तुमने ये कहना चाहा था कि जिस आदमी को तुम बहुत ज़्यादा प्यार करते हो वही आदमी आपको बिछड़ने का डर दे देता है। तो हाँ मैंने कहा मेरे याद आया। तो मैंने कहा वो ऐसे था कि वो जो बेखौफ मोहब्बत का हुनर देता है, वो जो बेखौफ मोहब्बत का हुनर देता है, हाँ वही शख्स बिछड़ने का भी डर देता है। वाह बहुत खूब। मैं पता कोई लिखूं लेकिन अजब कासिद है, कासिद खत पोस्टमैन को कहते हैं। मैं पता कोई लिखूं लेकिन अजब कासिद है, मेरा हर खत वो फकत तेरे ही घर देता है। प्यार भर देता है उड़ने की तमन्ना दिल में, प्यार भर देता है उड़ने की तमन्ना दिल में, और फिर पंख भी पत्थर के वो कर देता है। तो उसने कहा हाँ हाँ यही, फिर फोन रख दिया उसने। अब जब 3-4 दिन के बाद फिर उसका फोन आया और बोला कि यार हेलो इरशाद, हाँ मैं संदेश बोल रहा हूँ। मैंने कहा 1 मिनट यार संदेश भाई, 1 मिनट पहले मुझे ये बताओ कि मैं सुनाता हूँ, तुम अभी फिर कुछ बोलोगे कि ये वो तुमने सुनाया था और मेरे से दोबारा सुनोगे और अचानक से फिर फ़ोन रख दोगे, ये है क्या? मतलब तुम हम कर क्या रहे हैं ये? असल में यार मतलब बिटवीन यू एंड मी मेरा अफेयर चल रहा है, मैं तुमसे सुन के उसको सुना देता हूँ। तो वो अभी जो उनकी वाइफ है हमारी भाभी, तब उन दिनों उनका अफेयर चल रहा था और वो मुझसे शेर सुनते थे और यहाँ से सुनने के बाद तुरंत उसको सुना देते थे। लो अभी सुनो ये शेर। तो ये सिलसिला, उनसे मुलाकात पहली हुई जिन्होंने फिर चमेली पिक्चर हमने इकट्ठी की, लेकिन चमेली से पहले हमने सोचा ना था, मेरी पहली साइंड पिक्चर है पूरी। और मैं आपको ये बता दूं, मैं एक गाने 2 गाने वाला लिरिसिस्ट नहीं हूँ पिक्चरों में कि एक गाना लिख दिया और 2 गाना लिख दिया और पूरी पिक्चर क्लेम करने लग गए। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ गाय। मैं पूरी पिक्चर की जिम्मेदारी लेता हूँ, जो अच्छा है वो भी मैं हूँ, जो बुरा है वो भी मैं हूँ, जो पिक्चरें हिट हो गई वो भी मैं हूँ, जो पिक्चरें जिनके गाने नहीं चले वो भी मेरे ही लिखे हुए थे। क्योंकि जब आप हिट गाना लिखते हैं आप उतनी ही मेहनत करते हैं, और कोई गाना नहीं चलता आप यकीन मानिए उस पर भी आप उतनी ही मेहनत करते हैं, क्योंकि लिखने से पहले आपको नहीं पता होता कि ये गाना हिट होने वाला है, ये गाना नहीं चलने वाला है। तो सर मैं आपको ऑडियंस को बताती हूँ लिस्ट जो जिस मूवी के सारे गाने आपने लिखे हैं। चमेली, जब वी मेट, रॉकस्टार, रांझना, हाईवे, आशिकी 2, लव आजकल, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, अजब प्रेम की गजब कहानी,
राजनीति, अनजाना अनजानी, मेरे ब्रदर की दुल्हन, कॉकटेल, जब हैरी मेट सेजल, सुल्तान और टाइगर जिंदा है। जी। तो ये कुछ एक पिक्चर्स हैं जो मेरी हैं, लेकिन अभी तक मैं तकरीबन 50 एक पिक्चर कर चुका हूँ जो जिसके गाने आपको मे बी याद होंगे, पिक्चर ध्यान में नहीं होगी, या पिक्चर ध्यान में होगी आपको पता नहीं होगा कि अरे ये गाना भी इरशाद कामिल ने लिखा हुआ है। सर, आपका जब आपको अवार्ड्स मिलने का सिलसिला शुरू हुआ, जैसे जब आपको नादान परिंदे के लिए मिला, उस टाइम थोड़ा ये कन्फ्यूजन हुआ कि जब आप बोलते हैं नादान परिंदे घर आजा, इज़ इट स्पेसिफिकली जो अब्रॉड जाके रहते हैं उनको आप वापस बुला रहे हैं कि ये आप किसको बोलते हैं वापस आजा? जी करेक्ट। आप में से रॉकस्टार पिक्चर मुझे लगता है कुछ लोगों ने तो देखी होगी। सबने देखी है सर। सबने देखी है। तो रॉकस्टार पिक्चर असल में एक आर्टिस्ट की कहानी थी, और वो आर्टिस्ट की कहानी हम जैसे या आप जैसे जो, जैसे मैंने कहा, आप बेहतरीन दिमाग लोग हैं, बेहतरीन ज़हीन लोग हैं, आप जो किसी भी फील्ड में अपने काम को बड़े अच्छे से करने की कोशिश कर रहा है ना, वो आर्टिस्ट है, यकीन मानिए। अब जो जिसने खाने की टेबल के ऊपर नैपकिन रखा हुआ है ना, कभी सांप बना के और कभी मोर बना के, वो आर्टिस्ट है। वाह जी। ये आर्ट हमारे अंदर है, तो वो आर्टिस्ट की पिक्चर थी। अब उसमें हुआ क्या कि जब हम कर रहे, जब ये नादान परिंदे गाना था, जो नादान परिंदे जहाँ पे गाना आता है पिक्चर में, उसकी जो बिलव्ड है, जॉर्डन की जो प्रेमिका है, वो गुजर चुकी है, और ये ऐसे हो गया है जैसे बॉडी, सोल और बॉडी दो डिपार्ट हो गए हो। जिंदा है लेकिन अपने साथ जुड़ा हुआ नहीं है। तो नादान परिंदे घर आजा, ये जो फ्रेज है, ये विदेशी लोगों को हिंदुस्तान बुलाने का फ्रेज नहीं है। एनआरआई बहुत अच्छा कर रहे हैं वहाँ हमारे, उनको वहीं रहना चाहिए, है ना। ये फ्रेज अपनी तरफ आने का है, अपने आप के साथ जुड़ने का है। हम अपने काम में, अपनी जिम्मेदारियों में, अपनी ड्यूटीज़ में, अपने वो क्या कहेगा ये क्या कहेगा के सिलसिले में हम जो होते हैं, धीरे धीरे हम उससे अलग होते जाते हैं, उखड़ते जाते हैं, कुछ और बन जाते हैं, और फिर कभी ज़िंदगी की आखिरी धूप में बैठ के हम सोचेंगे, जहाँ से मैंने सफ़र शुरू किया था, यहाँ तो मुझे पहुँचना ही नहीं था यार, मैं तो कहीं और पहुँच गया हूँ। तो वो नादान परिंदे घर आजा अपने आप को सेल्फ के साथ जोड़ने की बात है, अपने आप को अपने साथ जोड़ने की बात है। तो ये जी, आपके रॉकस्टार के ऑलमोस्ट सब गाने एकदम हिट थे। अब जैसे कुन फाया कुन गाना है, उसमें जैसे अरबी का प्रभाव दिखता है आपके गाने में। तो ये डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस जो हिंदी तो आपने क्योंकि हिंदी में एमए किया है, पीएचडी किया है, उसका इफेक्ट दिखता है, वो नेचुरल है। पंजाबी आप में नेचुरली आती क्योंकि आप पंजाब के हैं। दूसरे लैंग्वेजेस जैसे उर्दू है, फ़ारसी है, ये सब लैंग्वेजेस का इतना सुंदर तालमेल कैसे नेचुरली आता है आपके अंदर? फ़ारसी मैंने पढ़ी है, पढ़ रहा हूँ फ़ारसी। अच्छा। हाँ जी बिल्कुल। और पंजाबी जैसा कि मेरी माँ बोली है, हिंदी मैंने की है, पोस्ट ग्रेजुएशन पीएचडी की हुई है हिंदी में, और उर्दू एक नेचुरल नैक है उर्दू में, जिसको फ़ारसी आ जाती है उसको उर्दू भी आ जाता है। कोई ये क्योंकि स्क्रिप्ट एक है उनकी, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बहुत सारे फ़ारसी के वर्ड उर्दू में आए हुए हैं, जिस तरह से संस्कृत के बहुत सारे वर्ड हिंदी में आए हुए हैं। हिंदी लैंग्वेज एक ग्रो होती रहती है। अब पहली बात कि ये कुन फाया कुन की जो आपने बात की, अरबी के वर्ड्स किस तरह से आ जाते हैं, आप यकीन मानिए, ये आपको कहने में स्टेटमेंट लगेगी मेरी, पर ये स्टेटमेंट नहीं है, ये सच है। मैं लफ्ज़ों के साथ गाने लिखता ही नहीं हूँ, मैं फीलिंग्स के साथ गाने लिखता हूँ, मैं एहसासों के साथ गाने लिखता हूँ। आप आंखें बंद कीजिए, गाना सुनिए और ये देखिए कि मुझे महसूस क्या हो रहा है। वो कोई बीच में वर्ड आपको समझ में आया या नहीं समझ में आया, जाने दीजिए उसको। कोई फील आया, कुन फाया कुन सुनने के बाद कुछ महसूस होता है, ऐसा लगता है कि यार कि लगी हुई बात लगी है, कहीं सेल्फ के साथ हल्का सा जुड़ाव होने की एक प्रक्रिया शुरू होती हुई दिखाई देती है।
कहीं ऐसा लगता है कि यार ये शायद मैं ही बोल रहा हूं मेरे अंदर से, मैं तो जग को ना भाया तूने गले से लगाया, सच तू ही है खुदाया, हक तू ही है खुदाया, ये शायद मैं ही बोल रहा हूं, मैं ही कहना चाहता हूं इस दुनिया को। वो अगर फीलिंग होती है तो आपको कुन फाया कुन का मतलब समझ में आया या नहीं आया कोई मायना नहीं रखता। लेकिन अब मैं ये बता दूं आपको कि कुन फाया कुन का इस्तेमाल मैंने क्यों किया था। कुन फाया कुन अरबी का लफ्ज है और कुन का मतलब है होना, टू बी, हाँ, और फाया कुन हो गया, बी एंड टू बी वाली बात है। ये एक, जब फरिश्तों को, देवताओं को अपने आप पे पहले इंसान नहीं थे, पहले सिर्फ देवता थे और खुदा था। और जब देवताओं को ये अपने आप पे फक्र हो गया कि हम खुदा, हम तुम्हारी पूजा करते हैं, इबादत करते हैं, इसलिए तुम खुदा हो, तो खुदा ने कहा अच्छा मैं इसलिए खुदा हूं क्योंकि तुम मेरी इबादत करते हो। ओके, तो ठीक है, मैं एक ऐसी मखलूक बनाऊंगा, एक ऐसी मखलूक, एक ऐसी स्पीसीज बनाऊंगा मैं जिनके पास बिगड़ने के सैकड़ों तरीके होंगे, लेकिन उसके बावजूद वो मुझे खुदा मानेंगे, मेरी पूजा करेंगे। तो उन्होंने कहा वो होंगे कौन? वो इंसान होंगे। तो बनाओगे कैसे? मैं खुदा हूं, मैं कहूंगा कुन हो जा, फाया कुन हो जाएगा। और उसने कहा कुन और फाया कुन, दुनिया बन गई। तो अब मैंने ये फाया कुन क्यों इस्तेमाल किया रॉक स्टार में? जॉर्डन की जो एक छोटी सी दुनिया थी, उसे, उस दुनिया से उसके भाई ने थप्पड़ मार के बाहर निकाल दिया था, अगर आपको याद हो वो सीन, उस पे कुछ इल्ज़ाम लगाने के बाद। और वो जब बाहर आ गया घर से, तो अब उसको अपनी दुनिया बनानी थी, अब उसको अपना यूनिवर्स क्रिएट करना था। तो इसलिए अब उसने वहां पे, जॉर्डन ने बोलना था कुन और उसकी दुनिया बननी थी, तो इसलिए मैंने वहां पे कुन फाया कुन का इस्तेमाल किया। सर इसी पिक्चर में आपने एक गाना दिया था, जो भी मैं कहना चाहूँ बर्बाद करें अल्फाज मेरे। सर आप लिखते ऐसा है पर इतने अल्फाजों से इतना कुछ कह जाते हैं। नहीं, वो कई बार क्या होता है कि आप एक्सप्रेस, अक्सर ऐसा होता है हमारी फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग होती हैं, हमें सही से लफ्ज़ उस मौके पे नहीं मिल पाते। हम अपने आप के साथ अपने घर में बैठे हुए नींद में डूबने से पहले सोचते रहते हैं, यार मैंने ये बोलना था उसको, मैंने ये क्यों नहीं बोला, मैंने ये कहना था उसको उस मौके पे, मैं क्यों रह गया ये बोलने से, उस वक्त मुझे ये लफ्ज़ क्यों नहीं सूझा, ये बात मुझे क्यों नहीं ध्यान में आई। तो इसलिए जो भी मैं कहना चाहूँ, बर्बाद करें अल्फाज मेरे, जो मेरे एक्सप्रेशन की इंटेंसिटी है, जो मेरे एक्सप्रेशन की सच्चाई है, वो मेरे अल्फाज नहीं पहुंचा पाते। तो क्यों हम कहते हैं कि अच्छा कुछ मत बोलो यार, तुम्हारी आंखें बता रही हैं क्या कहना चाह रही हो तुम जी। तो ये एक्सप्रेशन की सच्चाई, उतने शायद प्योर लफ्ज ना मिले, उतने सही लफ्ज ना मिले। तो ये भी मेरी एक गज़ल थी जहाँ से मैंने एक्चुअली, ये होती है कोई चीज़ आप कहीं से लेते हैं, ये मेरी ही कोई एक, पहले मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई थी, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे सोचा ना था में एक गाना था, एक पेड़ हमने एक, मुझे सॉरी एक सेकंड करेंगे सर। सर आजकल जो अभी फिल्म जगत में हो रहा है कि आपको धुन दी जाती है, धुन पहले बन जाती है, फिर उसके ऊपर आपको लिरिक्स, आपको गाने लिखने पड़ते हैं। तो क्या कभी ऐसा कुछ होता है जब आपको लगता है कि धुन तो अच्छी लग रही है और मुझे मिल भी गया, लेकिन आपसे लिखा नहीं जाता है? कभी आप, जैसे आप बोले कि लफ्ज़ नहीं मिलते, आपको लगता है कि सही वक्त पे सही नहीं लिखा, तो ये फिर आप कैसे उसमें खुद को आप उस मूड में लेके आते हैं कि नहीं लिखना तो है, नहीं चाहते हुए भी लिखना? माफ़ कीजिए, रमज़ान चल रहा है तो मैं लगातार रोज़े रखता हूँ। पिछले जब से बॉम्बे आया हूँ तब से ज़्यादा पक्के रोज़े रखता हूँ। वाह। और वो इस वजह से कि ज़िंदगी में पता नहीं कब कैसा मोड़ आ जाए,
तो इंसान को अंदरूनी तौर पे मजबूत होना चाहिए, कह लीजिए अपनी मजबूती के लिए, अपनी विल पावर के लिए मैं ये रखता हूँ। आपने पूछा जैसे होता क्या है कि आप कई बार नहीं लिख पाते हैं, ये बात सही है। प्रोफेशनल राइटर वो होता है, मुझे लगता है, जो दूसरों की विल से और अपनी स्किल से लिख सके। ये बहुत प्रिसाइज प्रोफेशनल राइटर की डेफिनेशन है जी। समवन एल्स विल बट विथ योर ओन स्किल। आपने बोला लिखिए, मैंने कहा ओके बताइए क्या लिखना है, ऐसी सिचुएशन है, करेक्ट है, लिख देता हूँ। पर कई बार ऐसा होता है कि हम नहीं कोई लिख पाते। और लिख पाने का मतलब ये नहीं होता, मेरे साथ खासकर, कि हम वाकई नहीं लिख पाते। हम जो लिखना चाहते हैं वो नहीं लिख पाते। हमारी मान लीजिए एज ए थॉट हमारी उड़ान कहीं और है, लेकिन हम वो उड़ान नहीं ले पा रहे हैं। जो लिखा जा रहा है वो खुद को ही पसंद नहीं आ रहा है। और ऐसा एक बार नहीं होता, सैकड़ों बार होता है। मैं आपको, आपने गाना सुना होगा, उसका एक एग्जांपल देता हूँ। एक गाना अभी तमाशा पिक्चर में आया जिसके लिए मुझे 3रा फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, अगर तुम साथ हो। जी। अगर तुम साथ हो, तेरी नज़रों में हैं तेरे सपने, तेरे सपनों में नाराज़ी, मुझे लगता है बातें दिल की होती लफ्ज़ों की धोखेबाजी, तुम साथ हो या ना हो क्या फ़र्क है, बेदर्द थी ज़िंदगी बेदर्द है अगर तुम साथ हो। तो ये असल में एक्चुअली ये गाना नहीं था इस सिचुएशन में। अच्छा। गाना कोई और था। उस गाने पे शूट कर लिया गया था। शूट होने के बाद जब वो गाना आया तो हमें लगा कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा इंटेंस है, गाढ़ी है, और हमारा गाना जो है उतना इंटेंस नहीं है ये। तो हमें और अटेम्प्ट करनी चाहिए। तो मैं और रहमान साहब हमने सोचा कि यार और बनाते हैं गाना, ओके, क्योंकि बैकग्राउंड गाना है तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लिपसिंग की प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने गाना एक उस जो ऑलरेडी गाना था उसको खारिज करके दूसरा गाना बनाया। दूसरा गाना बनाया तो वो वहाँ पहुँचा नहीं। अब जब आप कहते हैं कि यार मैं ना कहीं पहुँचना चाहता हूँ, अब ये कोई माइलस्टोन तो आप बता नहीं सकते ना कि अभी बेंगलोर 38 किलोमीटर रह गया, अभी मैं यहाँ पहुँचा हुआ हूँ। ये तो क्रिएटिव बात है। तो आदमी कहता पहुँचना कहाँ है, वहाँ नहीं पहुँचे हैं, लगेगा एक नोच और अप जाएंगे, एक सुर और ऊपर गाएंगे। तो दूसरा गाना बनाया हमने, वो भी गाना हमें पसंद नहीं आया। मतलब ये पहला गाना तो हमने खारिज ही कर दिया, फिर दूसरा बनाया नहीं पसंद आया, फिर तीसरा बनाया नहीं पसंद आया, ये चौथा गाना है जो आप तक पहुंचा है। और जो इससे पिछले वाला गाना था, ऐसा नहीं था कि वो कोई ख़राब लिखा हुआ या ख़राब कंपोज हुआ गाना था, नहीं। उसकी मैं 2 लाइनें शुरू की सुनाता हूँ। सिचुएशन ये है कि सिचुएशन तो आपको पता ही है, अगर तुम साथ हो की 2 लाइनें उसकी ये थी कि अब तेरे प्यार की कुछ ज़रूरत नहीं मुझे। वो सिचुएशन ऐसी है ना, अगर आप ध्यान में लेके आए, अब तेरे प्यार की कुछ ज़रूरत नहीं मुझे, ये भी नहीं कि तुझसे मोहब्बत नहीं मुझे। जी, वाह, है ना। तो ये, लेकिन हमें लगा ये इंटेंसिटी वहाँ नहीं पहुँचती है जिस इंटेंसिटी में करेक्टर्स हैं जो बात कहना चाहते हैं। तो कई बार फिर आप खुद ही अपने आप को राइटिंग इज़ नथिंग बट री राइटिंग एक्चुअली। तो आपने इरशाद जी एक बार कहा है कि सभी जानते हैं कि फिल्म की कहानी में गाने होते हैं, पर सभी गानों के पीछे एक कहानी होती है, ये सब नहीं जानते। तो ये आप कुछ और, कई आपके ऐसे गाने हैं जो आपने लिखे और मूवीज़ में नहीं आए, कई आपके हैं जो आपके दिल के करीब हैं, कई गाने ऐसे हैं जो आपने लिखे और आपको लगा कि अरे मैं लिखूंगा तो मुझे छिपाना चाहिए, ये सब नहीं बोलना चाहिए। फिर आप उस फेज से बाहर आ गए कि नहीं, मैं तो एक गीतकार हूँ, मैं तो लिखूंगा ही। तो ये आपके लिए कितना आसान था खुद को उस दुनिया से बाहर निकालना कि नहीं, मैं तो कुछ भी लिख सकता हूँ? जैसे एक इससे रिलेटेड एक शेर है कि तेरे इश्क की अब मुझसे और हिफाजत नहीं होती, डरता हूँ कि कहीं तेरी आंखों में कोई मुझे देख न ले। तो वो जो एक डर आपके अंदर भी था कि कोई सोचेगा कि मैंने किसके लिए लिखा है, क्यों लिखा है। देखिए, या आशिक, जो आशिक कलंदर हो गया ना, उसको किसी का डर नहीं है। तो जब आप प्रोफेशनल राइटर हो गए हैं तो वो कलंदर आशिक होते हैं भाई। हमें मोहब्बत है तो मोहब्बत है, और वो फिर
अपने ऊपर किसी तरह का दबाव, किसी तरह का लिहाज नहीं चाहते। जैसे अब मेरी बड़ी एक पिछले दिनों बहुत ज़्यादा मकबूल हुई एक नज़म है, आपको सुनाता हूँ मैं आप इस मौके पे। अब उसको देखने के सुनने के बाद इनके सवाल का जवाब आएगा कि कितने खुले तौर पे हम बात करने की कोशिश करते हैं, कि ऐसा नहीं है दुराव छुपाव है, कोई है तो है, इस तरह से थॉट आ रही है तो इसी तरह से थॉट आ रही है। और थॉट ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी अपनी ही मौलिक थॉट हो, ये कभी ज़रूरी नहीं होता। आपके सामने कोई आदमी के साथ कोई हादसा हुआ होता है, जो उसको फील हो रहा होता है, आपको भी वो फील हो जाता है अक्सर। ऐसा क्यों होता है? जब हम कई बार पिक्चर देख रहे होते हैं, कोई सीन हो रहा होता है और हम रोने लग जाते हैं, हमारे साथ तो नहीं हो रहा होता ना वो जी। तो फील इज मोर इम्पॉर्टेंट उस बात को। इसीलिए मैं कहता हूँ कि लफ्ज़ों से जो लिखते हैं, लिखते होंगे, अच्छी बात है, पर मैं लफ्ज़ों से नहीं लिखता हूँ, और मैं सुनाता भी कानों को नहीं हूँ, मैं दिल को सुनाता हूँ जो बात सुनाता हूँ। तो मैं दिल से बोलता हूँ और दिल तक पहुँचती है मेरी बात, इसलिए वहाँ उसमें कोई ना तो दुराव है ना छुपाव है। वो मीरा वाला एक जोन है, वो अमीर खुसरो वाला जोन है, जो कुछ है सब नुमाया है, सब सामने है। वो लड़की न जाने कहाँ होगी जी, वो लड़की न जाने कहाँ होगी, जिसकी आंखों में चाहत का मझधार था, अपना दिल जिसका बेहद वफादार था। जिसकी आंखों में चाहत का मझधार था, अपना दिल जिसका बेहद वफादार था। आज फिर याद आई अचानक वही, जिसको भूले नहीं मेरे 14 बरस। बात बन के जो निकली ज़बां से कभी, अश्क बन के कभी जो गई है बरस। जहन के कागज़ों में जवां होगी, वो लड़की न जाने कहाँ होगी। जिसके दीदार की ख्वाहिशों में गरक, हो गए थे जवानी के सारे वरक। वरक पेजिस को कहते हैं जी। जिसके दीदार की ख्वाहिशों में गरक, हो गए थे जवानी के सारे वरक। अपने घर के मसाइल में उलझी हुई, मसाइल प्रॉब्लम्स को कहते हैं, अपने घर के मसाइल में उलझी। जिसके दीदार की ख्वाहिशों में गरक, हो गए थे जवानी के सारे वरक। अपने घर के मसाइल में उलझी हुई, बात करती भी थी तो नज़ाकत भरी। उस पे नज़रें थी सारे शहर की, मगर आँख अपनी थी उस पे हिफाजत भरी। अब यकीन होगी या कि गुमा होगी, वो लड़की न जाने कहाँ होगी। खत आधे अधूरे से लिखती थी जो, जैसा चाहूं मैं वैसी ही दिखती थी जो। खत आधे अधूरे से लिखती थी जो, जैसा चाहूं मैं वैसी ही दिखती थी जो। खत आधा थमा के जो हाथों में, कह देती थी खुद पूरा कर लेना। वाह वाह। खत आधा थमा के जो हाथों में, कह देती थी खुद पूरा कर लेना। मेरे दिल में है क्या तुमको मालूम है, दिल की बातों से कागज को भर लेना। बातें मेरी तुम्हारी जुबान होगी, वो लड़की न जाने कहाँ होगी। बहुत खूब, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। ख्वाब थी वो मेरा, ख्वाब ही रह गई। ख्वाब थी वो मेरा, ख्वाब ही रह गई। वो हवा सी न जाने कहाँ बह गई। मेरे कमरे में बिखरी किताबों पे जो, लिख देती थी उन सारे ही नामों को, जिनको लेके मैं उसको बुलाता था, उस पगली पे जब प्यार आता था। मेरे कमरे में बिखरी किताबों पे जो, लिख देती थी उन सारे ही नामों को, जिनको लेके मैं उसको बुलाता था, उस पगली पे जब प्यार आता था। जाने किस अजनबी का जहां होगी, वो लड़की न जाने कहाँ होगी। बहुत सुंदर। अब तो ये आपकी बात का जवाब है कि जो कहना है। सर इस लड़की से रिलेटेड एक थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन मैं पूछती हूँ। सर आप जब मलेरकोटला की बात करते हैं, आप सेक्टर 14 की बात करते हैं, वहाँ के समोसे, सेक्टर 15 की बात करते हैं मार्केट, पर सेक्टर 16 की बात नहीं करते सर, ये क्या राज है? अब सेक्टर 16 की बात ये है कि देखिए कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ आपकी नहीं होती, किसी और की भी होती हैं। तो जब तक आपको किसी और से इजाज़त ना मिले, तब तक आप वो बात नहीं कर सकते। बहुत खूब जी। सर आपके फिल्म जगत के सफ़र में आप अपने दोस्तों को बहुत एक अहम स्थान देते हैं,
तो दोस्तों से रिलेटेड एक बात है कि दोस्त अपनी जब दोस्ती पे आ जाएं तो जान भी दे दें, वरना अपनी पे आ जाएं तो वो चाय के पैसे भी न छोड़ें। तो आपकी और इम्तियाज़ जी की जो दोस्ती है वो आप कैसे देखते हैं इसको, क्योंकि आपका फर्स्ट ब्रेक जो इम्तियाज़ जी के साथ हुआ, जिनके साथ आप बहुत काम करते हैं दोस्ती हो जाती है, और पहली बात बहुत काम आप उनके साथ करते हैं जिनके साथ आपकी दोस्ती होती है। ये दोनों ही दोनों ही वाइस वर्सा चीज़ें हैं, क्योंकि आपको अगर इंसान पसंद नहीं है तो आप उसके साथ बेहतर काम नहीं कर पाएंगे, आपकी तनातन नहीं चलती रहेगी उसके साथ। अगर आपकी आदतें, उठना बैठना, बोलना चालना आपको समझ में आ रहा है, उसकी तरबियत, उसका करैक्टर, उसका सब कुछ आपको समझ में आ रहा है कि ये कैसे सोचता है, तभी तो कोई मुझसे सवाल ये होता है कि आप कोई पिक्चर, क्योंकि मैं एक गाना दो गाना नहीं करता हूँ, और ये वो मुझे ऐसा लगता है जैसे उंगली कटा के शहीदों में नाम करना होता है ना, तो वो वाला प्रोसेस लगता है मुझे, तो मैं उसमें नहीं जाता हूँ। तो मैं जब किसी के साथ आपकी दो प्रोजेक्ट कैसे चूज़ करता हूँ, एक पिक्चर आपकी ज़िंदगी के 6 महीने, साल, 1.5 साल, कई बार 2 साल ले जाती है, तो आपने अपनी ज़िंदगी के कम से कम 1 साल इस किसी चीज़ को देना है। तो जब देना है तो आप सोचते हैं कि मैं चूज़ कैसे करूँ। मेरा चूज़ करने का बड़ा आसान तरीका है, मैं ये सोचता हूँ कि इस इंसान के साथ काम करके मुझे अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, मैं इसके साथ बैठ के चाय का कप पीना एंजॉय करूँगा कि नहीं करूँगा। पिक्चर तो जो बनाएगा वो बनाएगा ही बनाएगा यार, ना तो अच्छी पिक्चर का फार्मूला किसी के पास है, ना कोई फ्लॉप पिक्चर जानबूझ के बनाना चाहता है, हर कोई हिट पिक्चर बनाना चाहता है। मैं इसके साथ बैठना एंजॉय करूँगा, दैट इज़ द ओनली क्राइटेरिया आई फील आई हैव। तो वो इम्तियाज़ हुआ या रहमान साहब हुए या प्रीतम हुआ, प्रीतम भी हमारा बहुत पुराना दोस्त है, विशाल शेखर संदेश मेरा दोस्त है, म्यूज़िक डायरेक्टर, जिसके गाने आपने बहुत ऐसे, क्योंकि हम ऐसे गाने एंजॉय कर लेते हैं कई बार तह तक नहीं पहुंचते, पिया बसंती रे काहे सताए आजा, तो ये संदेश शांडिल्य का गाना है, या यू आर माई सोनिया, या सूरज हुआ मध्यम चांद ढलने लगा, ये उनके गाने हैं। तो संदेश शांडिल्य हुए, विशाल शेखर हुए, या अली अब्बास ज़फ़र हैं, कुछ लोग डायरेक्टरों की, आनंद राय हैं जिन्होंने तनुवर्स मनु बनाई थी, ये सब लोग मेरे दोस्त लोग हैं, इनके साथ उठना बैठना इकट्ठा होता है। और दोस्ती में ख़ासकर इम्तियाज़ के साथ दोस्ती तब की दोस्ती है मेरी जब वो इम्तियाज़ ही था, इम्तियाज़ अली नहीं बन गया था, और जब मैं भी इरशाद ही था, इरशाद कामिल नहीं हो गया था। तो हम वो सोचा ना था पिक्चर बना रहा था, मैं आपको सुनाता हूँ छोटी सी बात, सोचा ना था पिक्चर बना रहा था वो, और संदेश म्यूजिक कर रहे थे, तो संदेश को उसने कहा कि यार मुझे ना कोई लड़का नया चाहिए, लड़का कोई उधर से आया ना, नॉर्थ से, ऐसा कुछ बढ़िया लिखता, ताज़ा लिखता, बहुत अंदर की बात लिख। उसने कहा मुझे अभी मिला है यार एक लड़का, अब उसकी तो अंदर की बातें मैंने सारी पहले ही लिख रखी थी संदेश की तो कहता उससे मिलो। तो मैं संदेश के थ्रू इम्तियाज़ से मिला, और इम्तियाज़ से मिला तो ऐसे हुआ जैसे मतलब हम मेले में बिछड़े हुए भाई होते हैं, मतलब वो पोइट्री पे बात करने लगा, वो पोइट्री में उसकी काफ़ी पकड़ थी, और माशाल्लाह से कमज़ोर मैं भी नहीं था, तो वो एक बोलता था, 2 आगे से मैं बोल देता था, तो फैज़ पे बात हो गई, साहिर पे बात हो गई, और देख उस आधे घंटे की मुलाकात में ऐसे लगने लगेगा कि खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे दो दीवाने। जी। तो हम सोचा ना था कि सिटिंग में हम करते क्या थे, जनरली हम किसी कॉफ़ी शॉप में मिलते थे, नया कल्चर, ये भी तकरीबन 15 साल पहले की बात है, नया ये बरिस्ता का और सीसीडी का और कल्चर शुरू हुआ, उसका फेज चला था। हाँ, फिर नया आया था, तो हमने वो फ़ोन शाम को मिलते हैं, फिर वो बरिस्ता, मैं ठीक है, तो बरिस्ता हम पहुंचते थे। ये जो मैं किस्सा सुना रहा हूँ, बॉम्बे में एक जगह है वर्सोवा, वहाँ एक बरिस्ता हुआ करता था, अब वो नहीं रहा, वहाँ मिले हम। और क्या हाल है? अब बढ़िया। और तुम सुनाओ? बिल्कुल ठीक। क्या चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। लाइफ सेट है? हाँ, लाइफ सेट है।
तो ये हमारे बड़े पेट क्वेश्चन होते थे 3-4, और ये हम हमेशा कॉफ़ी हाउस के बाहर खड़े होकर एक दूसरे के साथ पूछते थे, जिसका मतलब ये होता था पूरे इन 3-4 क्वेश्चंस का एक्चुअल में क्रक्स ये होता था कि अगर तुम्हारी जेब में पैसे हैं तो तुम बोलो कि चलो अंदर बैठ के बात करते हैं, और अगर मेरी जेब में पैसे हैं तो मैं तो बोल देता हूँ। सर, इससे रिलेटेड आपका एक वो किस्सा है, वर्सोवा बीच रात के 2-2:30 बजे। तो ऐसे ही तो हम एक बार मिले तो उसमें हुआ ये, तो हम ऐसे ही जब ये सवाल जवाब एक दूसरे पे फेंकते रहे और किसी ने बोला नहीं कि चलो अंदर बैठ के बात करते हैं, तो आंखों आंखों में, ये जैसे कहते हैं कि ज़बान ज़रूरी नहीं होती, कई बार आंखें भी बात कर देती हैं, तो आंखों आंखों में डिसाइड हो गया कि चलो वर्सोवा बीच पे घूमते हुए बात करते हैं। तो हम वर्सोवा बीच पे घूमते हुए बात कर रहे हैं और सोचा ना था का टाइटल ट्रैक के बारे में सोच रहे हैं, कभी दिल के करीब जी। कभी दिल के करीब तुम्हें मेरे नसीब यूं लाएंगे, सोचा ना था। मैं बड़ा अच्छा, हाँ मैं इसको ऐसे फिल्माऊंगा, फिर वो ऐसे पेंसिल के साथ उंगलियों में ऐसे करेगा, मैं क्लोज शॉट ले लूँगा उसका, तो मैं बोल रहा हूँ हाँ ठीक है, ये क्लोज शॉट पर पेंसिल के साथ उसकी उंगलियों का शॉट लेने का क्या मतलब है, नहीं तुझे नहीं समझ में आएगा, ये फील की बात है। तो फिर मैं कुछ बात कर रहा हूँ, देखो मैंने आगे अंतरे में क्या लिखा है, अच्छी बात, उसके साथ बात हो रही है कि कभी तन्हा बैठे बैठे यूं ही मैं भी तो गुम हो जाती थी, कभी तन्हा बैठे बैठे यूं ही मैं भी तो गुम हो जाती थी, मैं भी कहाँ मैं रहती थी, अक्सर मैं तुम हो जाती थी। वो कहता है अरे यार ये तो बड़ी कमाल की बात लिख दी है। तो ये बातचीत करते करते तकरीबन 1:30-2 बज गए हमें। वर्सोवा मतलब दोनों एंग्रोज, जैसे अभी गाना शूट हो जाना है, ये यहीं वर्सोवा बीच पे यहीं लाइटिंग लग जानी है और यहीं एक्टर्स ने आ जाना है, इतने इन्वॉल्व होके आप कर रहे हैं। और करते करते हमने देखा 2 बजे के करीब सामने से 2 पुलिस वाले आ रहे हैं। पुलिस वाले आ रहे हैं तो उन्होंने हमें रोक लिया, हे क्या हो रहा है जी, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो इधर, गाना डिस्कस कर रहे हैं, चलो चौकी चलो। तो हम दोनों को वो वर्सोवा एक चौकी है वहीं बीच के पास, वहाँ चौकी पे ले गए और हम भी जाके बैठ गए वहाँ चौकी पे, क्योंकि हमने कुछ कौन सा क्राइम किया था, हम वो डिस्कशन कंटिन्यू करने लग गए वहीं चौकी पे बैठ के। तो उसने वो हमें फिर पुलिस वाले ने कटिंग चाय भी पिलाई, फिर वहाँ चाय पिलाने के बाद फिर हमसे पूछा तुम करते क्या हो, उसने इम्तियाज़ ने बोला मैं डायरेक्टर हूँ। ओके अच्छा, तो तुमने कौन सी पिक्चर डायरेक्ट की है? और कहता अभी की नहीं कोई, पर मैं करूँगा। तो ऐसे ही उसने मुझसे पूछा और तुम्हारा क्या नाम है? इरशाद। क्या करते हो? मैंने कहा मैं गाने लिखता हूँ। कौन सा लिखा है? मैंने कहा मैंने भी नहीं लिखा अभी कोई, मैं भी लिखूंगा अभी गाने। तो ये इस तरह की किस्से जो जब आप जिंदगी शुरू करते हैं इकट्ठे, जैसे लगभग इम्तियाज़ का प्रीतम के साथ या इवन विशाल शेखर के साथ हमारा कैरियर तकरीबन एक साथ ही लोगों का शुरू हुआ कैरियर है, या संदेश शांडिल्य। तो जब आप इकट्ठे ग्रो हो रहे होते हैं तो यू आर लाइक यू कैन से लाइक क्लासमेट्स, कि जैसे क्लासमेट होते हैं तो एक दूसरे के बारे में पता भी होता है, थोड़ी जानकारी भी होती है, तो वो एक मजबूत बना देता है रिश्ते को। सर आज आप आपके गानों के साथ में आप उस मुकाम पर पहुंच गए जहां आपकी तुलना जावेद साहब के साथ में, गुलजार साहब के साथ में की जाती है। प्लीज ऐसा मत करिए, जावेद साहब ही रहेंगे। नहीं, जावेद साहब ने खुद ने आपके बारे में कहा है, उन्होंने कहा कि इरशाद एक ऐसे गीतकार हैं जो अल्फाजों से नहीं एहसासों से लिखते हैं, जो शब्दों से नहीं रूह से लिखते हैं। ये जावेद साहब की बात है, तो ये बहुत बड़ी बात है इनके बारे में कुछ ऐसा कहना। अभी ऑल्सो जावेद साहब के पास कोई जाता है कि कोई बताओ कि कौन लिखेगा, तो वो बोलते हैं कि इरशाद ही एक ऐसा गीतकार है जो तुम्हारा ये काम कर सकता है। सर कैसा लगता है आपको ये सोच के कि अब आप उस मुकाम पर पहुंच गए जो आपने कभी सोचा था कि? ऑब्वियसली अच्छा ही लगता है उन लोगों के बारे में जिनके गाने आप सुन के आपको ये लगा कि अच्छा हम भी करेंगे कुछ यार, ज़िंदगी में बड़े होके हम भी कुछ बनेंगे। जब आप वहाँ पहुँच जाते हो तो इनिशियली वो लोग जब आपकी एप्रिसिएशन करते हैं, आपके काम की एप्रिसिएशन करते हैं, तो आपको लगता है कि यस मैंने शायद वो अचीव कर लिया। जो ये बेसिकली मैं इन चीज़ों को मोर देन एप्रिसिएशन, मैं इन चीज़ों को एज ए आशीर्वाद लेता हूँ, एज ए ब्लेसिंग लेता हूँ कि एक आपका सीनियर है, आपके काम से खुश है, वो जावेद साहब हों या गुलजार साहब हों, कि
अच्छा काम करते हुए करने के लिए आपको वो और ये बोल के प्रेरित करते हैं, आपको ये बोलते हैं कि तुम अच्छा काम कर रहे हो, कम से कम तुम खराब काम करना शुरू मत कर देना यार, तुम अच्छा काम करना कंटिन्यू रखना। सर, आपको आपके लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है जो आपको फ़ख्र पंजाब दा का जो आपको अवार्ड मिला, जो पंजाब की जो नेचुरल खुशबू है जो आपको गाने में दिखती है, जैसे जो नगाड़ा नगाड़ा हुआ, मौजा ही मौजा, लेट्स हैव सम रौनक शौनक, तो ये जो पंजाबी के जो वर्ड्स हैं ये आपके क्योंकि वहाँ की मिट्टी की सुगंध है वो नेचुरली आपके वर्ड्स में आती है। आपको क्या लगता है इस पंजाबियत को फिल्मी गानों में लाने का आपका कितना हाथ है? मुझे लगता है मेरा हाथ ज़्यादा इस वजह से शायद हो गया क्योंकि पिक्चरें, ये कोई ऐसा नहीं है मैं डेलिब्रेशन में ये काम नहीं करता हूँ, आप यकीन मानिए, जो पिक्चर का किरदार है मैं किरदार बन जाता हूँ। वो अगर मैं क्या करूँ, अगर मेरा नाम कह लीजिए वीर है और मैंने पग पहनी हुई है और मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए कलकत्ता गया हूँ, तो मैं पंजाबी में एक आधा लफ्ज़ तो बोलूँगा ही बोलूँगा, नहीं तो वो दाढ़ी रखी हुई, वो पग पहनी हुई, वो जायज़ ही नहीं लगेगी मुझे। या फिर मैंने जैसे गुंडे में गाने लिखे थे उसमें मैंने ताड़ा ताड़ी करना टाइप के वर्ड इस्तेमाल किए, वो कलकत्ता के लोग हैं तो वहाँ उस तरह की भाषा इस्तेमाल होती है। तो ये पंजाबियत जो आई है क्योंकि ज़्यादातर हमारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, सब्जेक्ट्स वो नॉर्थ के होते हैं, दिल्ली के होते हैं, दिल्ली से उधर के होते हैं। तो जब उस तरह के सब्जेक्ट में दिल्ली में है अगर कोई पिक्चर, तो दिल्ली में आप देखिए किस तरह से वो पंजाबियत का एक गढ़ है। तो या मान लीजिए कोई पिक्चर ऐसी है जो अपर नॉर्थ में प्लेस्ड है कोई पिक्चर, तो वहाँ से फिर वो उस तरह की उसको खुशबू देने के लिए उस वहाँ का एक और ऑथेंटिसिटी देने के लिए आप एक ज़बान पकड़ते हैं, एक लैंग्वेज पकड़ते हैं। और दूसरे, जब मैं नहीं आया था तब मुझे बड़ी खौफ ये होती थी क्योंकि मुझे लैंग्वेजेस के बारे में थोड़ा पता है, जैसा आपने जाना, तो जब कोई गलत इस्तेमाल हो जाता है किसी शब्द का, आप यकीन मानिए मुझे बड़ी तकलीफ हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा कोई भाई कम नंबर ले आया है किसी एग्जाम में, ऐसा फीलिंग आती है मुझे जब गलत ग्रामर इस्तेमाल होती है या गलत लफ्ज इस्तेमाल होता है किसी जगह। अब मुझे पहले जो पंजाबी अगर टच होता था ना गानों में, तो वो इतना ही होता था, बे, नी, सोनी, उससे ज़्यादा आगे कोई बढ़ता ही नहीं था कहीं, जिसको मतलब पंजाब लैंग्वेज को लेके खासकर। तो मुझे मौजा ही मौजा एक मतलब बहुत देर के बाद, इससे पहले सिर्फ एक गाना प्योर पंजाबी गाना था जो मुझे किसी ने याद दिलाया है, और वो मैं झूठ बोलिया, राज कपूर साहब की जागते रहो पिक्चर में आया था, प्योर पंजाबी गाना। उसके बाद प्योर पंजाबी गाना 2007 में मौजा ही मौजा आया था और वो पैन इंडिया हिट हुआ था गाना। तो मुझे लगता है कि वो अब ये मेरी बात और इस बात का सबूत हो जाती है कि मैं लफ्ज़ों से लिखता ही नहीं हूँ। मैं उसमें चाह रहा था कि लोग नाचें तो लोग नाचने लग गए उस गाने में, तो लेकिन उसमें भी वो गाना कितना भी बीट्स वाला गाना हो, पोइट्री उसमें से भी निकली नहीं है। जैसे उसमें कि माही मेरा शरबत बरगा, माही तेनू गट गट पीला, कि मेरा जो बिलव्ड है वो शरबत की तरह है और मेरा दिल कर रहा है कि मैं उसको घूंद घूंद करके पी जाऊं। अब ये रोमांस की एक अलग इंतहा वाली बात होती है। तो ये बिकॉज पिक्चर्स वहाँ प्लेस्ड होती हैं नॉर्थ इंडिया में, इस वजह से वो थोड़ा सा पंजाबी का टच आ जाता है। और जिसको ऑथेंटिक पंजाबी आती है तो ऑब्वियसली वो उस चीज़ को, उस टूल को इस्तेमाल करेगा ही करेगा। अगर आपका मतलब वो बॉलिंग में बोलते हैं ना कि अगर दूसरा आपका बड़ा कमाल का बॉल पड़ता है, जिसको आप बोलते हैं कि दूसरा भज्जी का बहुत अच्छा है, तो आप इस्तेमाल करोगे ना, वो बॉल इस्तेमाल करोगे, वो टेक्निक इस्तेमाल करोगे, और खासकर जो ऑथेंटिसिटी दे देकर। और मौजा ही मौजा तो आई थिंक आपके मुंह से बस वो शब्द निकल गया था कि गीत मिल गया और वो मिल गया, तो हाँ, तो ये भी गाना ऐसे ही हुआ। अच्छा, मौजा ही मौजा हुआ कैसे था, तो इम्तियाज़ ने स्टोरी सुनाई, इम्तियाज़ ने स्टोरी सुनाने के बाद उसने कहा कि फिर और गीत और ये क्या नाम था उसका, मेरा नाम भूल रहा हूँ, आदित्य, करेक्ट, आदित्य और गीत मिल गए हैं, मिल जाते हैं, और कट करके हम एग्जैक्टली दिखाते हैं कि उनकी दो बेटियां बैठी हुई हैं और वो
अब दादाजी के सामने बैठे हुए हैं और दादाजी कहते हैं कि मैं तो तुम्हें देखते ही समझ गया था कि इस हमारी उम्र में ये पता चल जाता है कि इन दोनों के बीच कुछ चलता है, और फिर हम एक गाना कट कर देते हैं और उनकी समझ ले तू मतलब उनकी लाइफ सेट हो जाती है। तो मैंने कहा मतलब उनकी मौजा ही मौजा हो जाती हैं। देन ही सेड यस यार, यही वर्ड इस्तेमाल करते हैं, तो मौजा ही मौजा को लेके कोई गाना बना ले। तो मैंने मौजा ही मौजा गाना को लेके वो कुछ लाइनें लिखी, जग सारा निखर गया, हुण प्यार हवा दे विच बिखर गया, दिल तेरा हो ही जावे, अंबरा नू छो ही जावे, मार उडारी देखो शिखर गया, हुण मौजा ही मौजा। तो वो फिर हमने ये गाना पिक्चर में इस्तेमाल किया। सर जब भी मेट के और भी गाने जिनके कहानी कुछ आपके साथ बातचीत से तो कभी मन भरने नहीं वाला है, बट एक और ऑफ कोर्स लास्ट क्वेश्चन एंड आफ्टर दैट यू कैन हैव आवर। सर मुझे पूछना था, आपकी 3-4 किताबें निकली हैं, उसमें एक किताब का मैंने एक कमेंट पढ़ा जो मुझे बहुत अच्छा लगा, विच आई वुड लाइक टू शेयर विद द ऑडियंस। इरशाद कामिल्स पोएट्री इज जस्ट अनमैच्ड, इट इज बियॉन्ड वर्ड्स, यू मिस रीडिंग दिस बुक ओनली इफ यू आर नॉट इन लव विद समवन। आई मीन आप सोचिए इससे अच्छा और क्या कमेंट हो सकता है कि अगर आप प्यार में नहीं हैं तो आप ये किताब मत पढ़िए, अदरवाइज आपको ये पढ़ना चाहिए। सो इश्क का, रूहानियत का जो नेचुरल एलिमेंट इनमें दिखता है वो बहुत ही खूबसूरत है। आपका सर आपने इसमें एक आपकी एक किताब में आपने लिखा है काली औरत का ख्वाब में, एक आपकी बहुत खूबसूरत कविता है इश्क और रूहानियत के ऊपर, आप उसके कुछ 2-4 शब्द बोलेंगे तो? जी मैं वो भी बोल दूंगा। मतलब बेसिकली मैं आपको किताबों के बारे में बता देता हूँ। 3 किताबें में 4 किताबें हैं एक्चुअली, 4 किताबें आई हैं। पहली एक सबसे पहले आई थी एनालिटिकल बुक थी मेरी, समकालीन कविता समय और समाज। मतलब कविता जो है, हिंदी की कविता कैसे सोसाइटी को प्रभावित करती है और सोसाइटी कैसे कवि को प्रभावित करती है, इसका एक रिलेशनशिप की किताब है एनालिटिकल बुक, समकालीन कविता नाम से। फिर मेरा दूसरी किताब आई, मेरा नाटक था प्ले जो श्रीराम रेपर्टरी में सबसे पहले खेला गया, उसका नाम था बोलती दीवारें। बोलती दीवारें अलग अलग जगह पे, फिर वो मुझे फोन आने लगे बेसिकली कि हमें बोलती दीवारों की स्क्रिप्ट चाहिए, हमें प्ले करना है। तो मुझे लगा कि इतने लोग, कभी कानपुर से फोन आ रहा है, कभी लखनऊ से आ रहा है, दिल्ली से आ रहा है, चंडीगढ़ से आ रहा है, तो मैंने कहा क्यों ना इसको किताब की शक्ल दे दी जाए और लोगों तक पहुंचा दिया जाए। जो इसको खेलना चाहते हैं, मंचन करना चाहते हैं, स्टेज करना चाहते हैं, वो स्टेज कर ले। फिर उसके बाद तीसरी किताब मेरी आई, 1 महीना नज़्मों का। ये नज़्मों की किताब है और नज़्मों की किताब में उस तरह की नज़्में हैं जिस तरह की मैंने अभी आपको एक सुनाई, वो लड़की न जाने कहाँ होगी। तो आपको पढ़ेंगे, आपको बड़ा अच्छा लगेगा वो किताब पढ़ने के बाद। एक कंसेप्ट के तहत मैंने वो किताब छापी है, उसमें 31 बड़ी नज़्में हैं और 31 उन नज़्मों की विंडोज है, प्रीफेस जिसे बोलते हैं। तो प्रीफेस है और मैंने उसकी भूमिका में ये लिखा हुआ है कि मेरा ये मानना है कि सोने से पहले अगर आदमी एक नज़म रोज पढ़ ले तो आप यकीन मानिए 1 महीने के बाद उसकी थॉट थोड़ी सी बदली होगी। जी कोई भी जो आपको बहुत पसंद है? मैं बिल्कुल सुना लेता हूँ, पता नहीं वक्त देख लीजिए। और फिर चौथी किताब मैं आपको बता दूं, फिर मैं नज़म सुना के इसको वाइंड अप कर देंगे हम। चौथी किताब है मेरी काली औरत का ख्वाब। काली औरत का ख्वाब असल में कह लीजिए जो मैंने आपको ये कहानी सुनाई ना पुलिस वाली, ये उस किताब में है। एक गीत की प्रोसेस, ये जो इन्होंने बोला था कि हर कहानी में गीत होते हैं, लेकिन गीत के पीछे भी एक कहानी होती है। वो गीत बनता कैसे है, वो गीतकार क्या सोचता है, क्या स्ट्रगल करता है, क्या लिखता है, क्या लिख के काटता है और फिर कहाँ तक वो पहुँचता है, कब वो 25-25 पेज भरता है और 25 पेज में से सिर्फ आपको 5 लाइनें निकालनी होती हैं उसको यूज करने के लिए। ये सारी गीत लेखन की प्रोसेस, और जो गीत आपके सामने नहीं आए वो गीत भी उसमें है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कह लीजिए कि चमेली का गाना, आपने चमेली टाइटल सॉन्ग जो है उसमें है कि भीगी हुई सी शाम को, महका हुआ सा नाम को, बिन बात ही नीलाम को। उसमें बंद आता है वो रोशनी वो आग थी
या फिर कोई चिराग थी? वो रोशनी, वो आग थी या फिर कोई चिराग थी जिसे धीरे धीरे चलना था, जिसे इस तरह ही चलना था? किसी मोड़ पर वो आज भी कंदील सी जलेगी, शहर में धूप सी बेवक्त ही ढलेगी। क्यों हमको याद आए वो? तो ये यहाँ तक पहुँचने से पहले मैंने क्या लिखा, वो जो उससे पहले लिखा हुआ है वो भी उस किताब में है, वो पहले की चीजें भी। तो ये एक किताब है। और चलते चलते मैं एक छोटे सा आपको एक बात सुना देता हूँ, एक नज़म का जो उसी में है, एक महीना नज़म का। सुना? नहीं, इन्होंने तो बोल दिया, मैंने कहा जी, वो ऑडियंस की तरफ से है जी। छोटा ही सुनाता हूँ। मैं उसका हो भी चुका और उसे खबर भी नहीं, मैं उसका हो भी चुका और उसे खबर भी नहीं। इलाही इस खबर से बेखबर करे मुझको। मैं जी रहा हूं किसी आस के धुंधलके में, मैं लापता हूं किसी नाज़नी के हल्के में। हल्का एरिए को कहते हैं। मैं जी रहा हूं किसी आस के धुंधलके में, मैं लापता हूं किसी नाज़नी के हल्के में। टूट जाए ये मेरी बेहोशी, मोड़ ऐसा भी ना आए कोई। मैंने खोया है खुद को मुश्किल से, या खुदा ढूंढ ना लाए कोई मुझे। इंतजार कर रहे हैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने के लिए। हम जानना चाहेंगे आपके इंक बैंड के बारे में, और जो सुनने में आया कि इंक बैंड सिर्फ भारत में, जो आप बता रहे थे कि शायद वर्ल्ड में ऐसा कोई। जी, मैं बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने याद दिला दिया सर, बहुत शुक्रिया अनिल जी आपका। इंक बैंड है मेरा, और इरशाद कामिल के नाम से अगर आप YouTube पे जाएंगे तो इरशाद कामिल का चैनल है, आप सब्सक्राइब कर लें। अगर आप YouTube देखते हो, जाते हो, आप यकीन मानिए आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा वहाँ पे। इंक बैंड हिंदुस्तान का पहला पोइट्री बैंड है। अभी तक आपने रॉक बैंड सुने होंगे, जैज बैंड सुने होंगे, हिप हॉप बैंड सुने होंगे, पॉप बैंड सुने होंगे, सूफी रॉक सुने होंगे, आपने पोइट्री बैंड कभी नहीं सुना होगा। ये हिंदुस्तान का पहला पोइट्री बैंड है, द इंक बैंड बाय इरशाद कामिल। और इसमें इसका एक सीजन फर्स्ट सीजन इसका YouTube पे है, और 15 जुलाई के आसपास इसका दूसरा सीजन YouTube पे आने वाला है। और इसके हम अलग अलग शोज भी करते हैं। आप लोग अगर पोइट्री के शौकीन हैं और आप म्यूजिक के भी शौकीन हैं तो आपके लिए तो ये बड़ी मुफीद चीज़ है। मतलब आपका बहुत अच्छा 1-1.5 घंटा इस तरह से आपका बीतेगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो वक्त कहाँ गया और हम कहाँ थे और क्या बात हो रही थी। ये बिल्कुल ताज़ा एक्सपीरियंस आप कलम के ही हवाले से रायपुर में हुआ है। रायपुर में मैंने एक शो किया, जहाँ बेंगलोर में भी करेंगे। हाँ, बेंगलोर में भी बिल्कुल कीजिए, और भी जगह, मतलब जहाँ जिसको आप देखिए। तो ये एक अलग किस्म का एक्सपीरियंस है। हिंदुस्तान का तो यकीनन पहला पोइट्री बैंड है, और क्योंकि मैंने कभी वर्ड में भी ऐसा सुना नहीं कि पोइट्री बैंड हो, तो अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये वर्ड का भी पहला ही पोइट्री बैंड हो। क्योंकि अगर आप गूगल पे टाइप करती हैं पोइट्री बैंड तो कोई ऐसा पोइट्री बैंड आता नहीं है। आता है तो इंक बैंड आता है, हिंदुस्तान का पहला पोइट्री बैंड। तो ये एक जी, वो लड़की ना जाने कहाँ होगी जो मैंने आपको सुनाई है, वो आपको YouTube पे मिलेगी, इंक बैंड की पैसे। हाँ, तो सीजन अलग, फर्स्ट सीजन में थी वो नज़म। आवाज इतनी मीठी है तो लगता है शायद आप गाते भी होंगे। वो इस वजह से मीडिया मैंने अभी खुजूर खाई है। नहीं, उसके पहले भी मतलब ना आप ऊपर ले जा रहे हैं ना नीचे, बहुत बहुत सुरीले आपके प्लेन वर्ड्स भी लग रहे हैं। मैं जो पूछना चाहती हूँ कि आजकल क्रिएटिव फ्रीडम को लेकर इतनी बातें होती है, तो क्या आप पूरा मन ऐसे कभी होता है कि आप अपने आप को थोड़ा रोक, मतलब इश्क मोहब्बत वाली नहीं, दूसरी तरह के जो आजकल राजनीतिक माहौल है, आप कभी अपने आप को ऐसा थोड़ा रोकते हैं कि ये कैसे लिखूं? बिल्कुल, ये बातें होती हैं, आपको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ता है। बेसिकली जब आप लिखते हैं, मैम आपको बताऊं, यू डोंट वांट टू हर्ट एनीबॉडीज सेंटिमेंट।
but still you want to be true to your character, to be true to your director, to be true to your makers, yourself as well. तो वो आप कि कोई चीज कितनी खोलनी है, मुझे ऐसा लगता है मतलब थोड़ी कश्मकश रहती है। कश्मकश बिल्कुल रहती है और वो कश्मकश रहनी भी चाहिए। देखिए, जो सब कुछ खुल गया, सब कुछ सामने आ गया, वो भी सही नहीं है, और ज्यादा छुपा रह गया वो भी सही नहीं है। मतलब इसीलिए शायद मुझे लगता है घूंघट की वैल्यू है कि वो कुछ कुछ दिखा देता है और कुछ कुछ छुपा देता है। जैसे पीलू का इन्होंने वो पीलू तेरे नीले नीले नैनों से शबनम, अब बात में ये कही गई है पीलू तेरे नीले नीले नैनों से शबनम, साफ सुथरे लफ्जों में कोई बात कही गई है, पर मतलब आप समझ गई है कि वो कहना क्या चाह रहा है। यू नो, इतनी सफाई से बात कही जाए, इतने तरीके से बात कही जाए कि बात ऑफेंसिव ना लगे, उसका एक दर्जा बरकरार रहे और साथ में वो एहसास पहुंच भी जाए सामने वाले तक। दायरे में रहकर दायरे से बाहर की बात करना, तो आप उसमें तो आप जादूगर हैं, उसमें बोलने की बात ही नहीं है जी। बहुत अगला प्रश्न। शाह जी, कोई आशिकी 2 का कोई किस्सा सुना दीजिए, बहुत आशिकी 2 के चाहने वाले इस हॉल में बैठे हैं। आशिकी 2 भी, मतलब मैंने आपको बताऊं, आशिकी 2 पिक्चर जब ली थी ना, मुझे चैलेंजेस लेने में बड़ा मजा आता है। मैंने पहले कहा कि मैम बड़ा ना ये अभी होगा भी, आप पढ़िएगा नेट पे, मैं क्लोज डोर रेबेलियन हूँ। क्लोज डोर रेबेलियन हूँ मैं सड़कों पे नहीं चिल्लाता हूँ, मैं अपने कमरे में बहुत वो हूँ। मुझे लगता है जो सड़कों पे जाके रेबेलियन हो जाता है तो आदमी नेता हो जाता है। जो राइटर होता है वो बंद कमरे में रेबेलियन होता है, 2 लाइनें लिखता है और लाइनें पहुंचा देता है, और पढ़ने वाले के दिल में वो रेबेलियस फीलिंग हो या रोमांटिक फीलिंग हो वो पैदा कर देता है। तो ये आशिकी 2 मैंने इस वजह से पिक्चर ली कि आशिकी 1 के गाने बहुत सुपर हिट हुए थे यार। वो धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, अभी तक मतलब वो गाना हमारे ध्यान में है। और अब अगर आशिकी 2 बन रही है तो मुझे करनी चाहिए। मुझे बुलाया गया टी सीरीज के ऑफिस, टी सीरीज प्रोड्यूसर थी भूषण जी, बहुत अच्छे इंसान हैं, तो वो जो मालिक हैं टी सीरीज की, तो उन्होंने बुलाया कि आशिकी 2 पिक्चर कर रहे हैं यार, और इरशाद भाई मुझे लगता है शायद तुम इससे बेटर नहीं हो सकते, क्योंकि उनको भी पता था कि ये 750 अफेयर कर चुका है तो यही कर सकता है ये। तो उसने कहा, तो मुझे लगा कि आशिकी पिक्चर, मतलब अगर मैं फ्लॉप हो गया, जो कि तय है मैं फ्लॉप हो जाऊंगा, क्योंकि इतने बड़े हिट के सामने आपको खड़े होना है, तो ये एक इनमें चैलेंज है। एक मेरा दिल बोल रहा था कि मैं बोल दूं यार नहीं सर, ये तो मतलब कुछ भी आप कह सकते हैं ना, मेरी आजकल तबीयत ठीक नहीं चल रही है, मेरा आजकल काम बहुत ज्यादा है, मेरे पास वक्त नहीं रहता है, कुछ भी आप बोल देती हैं जब आपको नहीं काम करना था। Then I second thought I thought why not man, करते हैं ना, क्या होगा, डर किस बात का है? डर इस बात का कि फ्लॉप हो जाएंगे, वो तो सबको ही डर है ना जो इस पिक्चर के साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं अकेला क्यों पीछे हटूं, मैं भी लेता हूँ ये चैलेंज। तो ये मैंने एज ए चैलेंज पिक्चर एक्सेप्ट कर ली थी, और फिर मोहित सूरी के साथ गाने वाने भी बने और भूषण जी इन्वॉल्व थे। देन नॉट कुदरती मतलब पिक्चर भी चल गई और गाने भी पसंद आ गए लोगों को, और भूषण जी का ये यकीन मुझे लगता है वो उनको रह गया कि बाकी इसके 750 फिर काम आ गए। ज्यादा भी हो सकती है मैं, ये तो मेरी फिक्र है, मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ। आपसे एक क्वेश्चन है कि आप जैसे इतने काबिल क्रिएटिव पीपल इस फील्ड में हैं, तो आपका इस बात पे क्या टेक है कि आजकल सब लोग पुराने ही गाने बार बार पिक्चर में रीमिक्स कर करके डाल रहे हैं, नॉट ओनली सॉन्ग्स, इवन मूवी के टाइटल्स लोगों को ओरिजिनल नहीं मिलते, सेम टाइटल से मूवीज रिलीज कर देते हैं, तो ऐसा क्यों है? तो ये कि एक सोची समझी स्ट्रेटजी के तहत होता है, जो भी होता है, कोई भी चीज अचानक नहीं होती है। दूसरी बात ये कि रीमिक्सेस भी लोग सुन रहे हैं,
अब अगर वो ना सुने, जो चीज़ नहीं बिकती है ना वो बनती नहीं है चीज़, इस बात का हमें यकीन करना चाहिए। अब चीज़ बिक रही है इसीलिए वो बन रही है। अगर ये रीमिक्स हो रहे हैं इस वजह से रीमिक्स हो रहे हैं, कोई दिलबर को 200 हिट दे रहा है वहाँ यूट्यूब के ऊपर, या वो दे दे प्यार दे या कोई और जो भी पिक्चर है, तो ऐसी पिक्चरों को अखियों से गोली मारे तो ऐसे को हिट मिल रहे हैं। तो जब हिट मिल रहे हैं, कोई चीज़ बिक रही है, तो बेचने वाले को ये नहीं सोच रहा है कि मैं अच्छा बेच रहा हूँ या बुरा बेच रहा हूँ, वो अपना काम कर रहा है और जो भी चीज़ बेच रहा है वो अपने तरीके से बेच रहा है। हाँ, तो उसको रिस्क कम लगता है उसमें, और फिर उस नए ओरिजिनल नया गाना बनाने में एक मेहनत लगती है, नया म्यूजिक डायरेक्टर लगता है, नया लिरिसिस्ट लगता है, नया सिंगर लगता है, नया टाइम लगता है, वो सारे का सारा आप उससे बचते हुए जो ऑलरेडी हिट है वही आप उसको ही थोड़ा बहुत करके आसानियों की तरफ जिंदगी, हाँ, की वजह से ऐसा हो रहा है। आप प्लीज गाने सुनने बंद कर देंगे वैसे, तो वैसे गाने बंद हो जाएंगे। थैंक यू। यहाँ उपस्थित सभी कला और कविता प्रेमियों का धन्यवाद। इरशाद जी, आपके रोमांचक किस्से और दिल छूने वाले कविता हम भूल नहीं पाएंगे। आपने बैंगलोर वासियों का दिल जीत लिया। धन्यवाद। अरे मन मेरा भी नहीं भरा है, ऐसा ही अक्सर हो जाता है। मन तो एकदम नहीं भरा। हाँ, तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आपके साथ बहुत अच्छे से बातचीत हुई, कुछ लाइटर मोमेंट्स में बात हुई, कुछ सीरियस नोट पे बात हुई, कुछ कविता हुई, कुछ किस्से हुए। आप वाकई बेहतरीन इंसान हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, और आप लोगों से जल्दी मुलाकात होगी कभी ज़िंदगी के किसी मोड़ पे। क्योंकि आप बशीर बद्र के बहुत बड़े फैन हैं, तो उनका एक मैं बोलना चाहूँगी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर है हम भी, फिर किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। अब मैं अनुरोध करना चाहूँगी हमारे प्रिय मित्र मिस्टर आदित्य श्रॉफ से कि वो यहाँ कलम और प्रभा खेतान फाउंडेशन की ओर से इरशाद कामिल जी को एक छोटा सा भेंट दें।